हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि भाई मैंने एक एक जो ड्रॉबैक है अपनी हाल की जो चुनावी प्रक्रिया है उसके अंदर जितने भी ड्रॉबैक्स है, जितने भी मैं कहूँगा कि डिसएडवांटेजेस है, डीमेरिट्स है, उसको मैं एक एक पॉइंट्स को मैं अलग से छोटे छोटे वीडियो बना के लोगों को सामने लेके आऊँगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो इस बार हम लोग शुरुआत करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स से कि हमारी जो आज की जो चुनावी प्रक्रिया है उसके अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स को कैसे नहीं रोका जा सकता। इनफैक्ट वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाली प्रोसेस है। जो प्रक्रिया है हमारी चुनावी जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को उल्टा एंकरेज करती है, उसको बढ़ावा देती है। तो और जो मैं नई राइट टू रिजेक्ट वाली प्रपोज कर रहा हूँ उसमें उसका कैसे समाधान है मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो आगे जाने से पहले एक छोटा सा मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे होती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते थोड़ा सा, छोटी सी एक दो लाइन में। वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि ऐसी राजनीति जो किसी एक समुदाय को, किसी समाज के किसी एक वर्ग को थोड़ी ज़्यादा सी फेवर देने की बात करके या तो उनको प्रलोभन देना है या तो इवन बहुत सारी बार डिलीवरी भी होती है कि भाई हाँ हम आपके लिए करेंगे, और करते भी है लोग। और बहुत सारी बार वो जो प्रलोभन होते हैं वो आते हैं दूसरे समुदाय और दूसरे सेक्शन को खामियाजा भुगतने के बाद आते हैं। तो नेचुरली ये दो समुदाय के बीच में ये लड़ाई करवाने वाली बात हो जाती है कुछ हद तक, और वो हो भी रहा है हमारे यहाँ पे। तो शुरुआत मान लो कि ये करते कि भाई शुरुआत में मान लेते कोई एक पार्टी थी जिसने किसी ये दो कास्ट या ये दो समुदाय को अपने साथ लिया, उनको कुछ ऐसे नॉट सो लेजिटिमेट प्रलोभन देके या तो ठीक ठाक मैं इनको उनको इनइक्वलिटी क्रिएट करके उनको प्रलोभन दिए और उनको इन्होंने अपनी साइड लेके इन्होंने अपना वोट शेयर बना लिया 41%। ये जो बाकी का जो सेक्शन है पूरा, ये बाकी की सारी पार्टियां है या तो इंडिपेंडेंट्स है या तो दूसरी छोटी मोटी पार्टियां है, उनके बीच में बटे हुए वोटर बेस अभी भी मिक्स्ड है। उनमें कुछ जाति वाइज या संप्रदाय वाइज या सेक्शन वाइज गुट वाइज बंटवारा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर वोट बैंक तरह तरह की है, संप्रदाय के आधार पर भी है, जाति के आधार पर भी है। टैक्स पेयर वर्सेस बेनिफिशियरी वाला एक वोट बैंक सेक्शन है। बहुत सारी बार जैसे हमने सुना होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहते हैं, क्योंकि महिलाएं 50% वोटर होते हैं और 50% वोटर में से मान लो कि आप अच्छा खासा सेक्शन अपनी तरफ लेते हो तो एक बहुत ही बड़ा वोट बेस आपका बन जाता है, जो कि एक मेरा ऐसा मानना है कि वो वोट बैंक है। तो जब ये पार्टी ये दो समुदाय को अपने साथ लेती है और बाकी की पार्टियां बाकी के सारे समुदाय को मिक्स में रखती है, तो इनको ऐसा लगता है ये पार्टी को नेचुरली ये पार्टी है, इनका स्टैंड नहीं लेगी या तो इनका स्टैंड नहीं लेगी तो इनका वैसे तो कोई होता नहीं, लेकिन ये शायद इसमें से कुछ लोग इसको वोट करेंगे तो इनका स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इनको थोड़े इनके हिसाब से प्रलोभन दिखा के अपनी साइड करती है। और ये जो चीज़ है वो धीमे धीमे फिर कोई एक पार्टी शुरुआत करती है वोट बैंक पॉलिटिक्स की, तो ऑलमोस्ट हर एक पार्टी को धीमे धीमे, जैसे अभी ये पार्टी 1 थी, इन्होंने ये दो समुदाय को अपने पीछे लिया। फिर ये दो पार्टी नंबर 2 थी, इन्होंने ये दो समुदाय को अपने पीछे लिया। पार्टी 3 थी, इन्होंने ये 2-3 समुदायों को पीछे लिया। इंडिपेंडेंट्स का भी कुछ ऐसा ही होता है, उनके पीछे भी छोटी मोटी पार्टियां होती है। हालांकि इंडिपेंडेंट्स या स्मॉल पार्टीज के पीछे जो एक दो जातियां होती है उनके पीछे वो बहुत सारी बार वोट कटर्स का भी काम करती है, जिसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, वोट कटर्स को कैसे रोका जाना चाहिए और क्यों रोका जाना चाहिए। फिर ये चलता रहता है खेल, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। मान लो कि पहले पार्टी 1 थी, उसका वोट बेस 41% था। पार्टी 2 और 3 का दोनों का 34 और 14% रिस्पेक्टिवली था। और छोटी मोटी पार्टियां थी, उनका भी छोटा मोटा था, अलग अलग वोट बेस था। जब एक समय के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि भाई ये दोनों को लगता है कि भाई हम दोनों एक हो जाते हैं, अलायंस करते हैं, तो ये दोनों एक तो हो गए। लेकिन जैसे टोटल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें से कुछ लोग निराश थे कि ये दोनों का अलायंस नहीं होना चाहिए, तो इसमें से कुछ लोगों निकल के पार्टी 2 से एक छोटी पार्टी और बनी पार्टी 3, जिन्होंने अपना 4% का अलग से वोट बैंक बनाया। और पार्टी 1 से भी कुछ लोग तोड़ते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंस में आते हैं, और ये चलता रहता है। ये खेल एक समुदाय को एक पार्टी से निकाल के दूसरे पार्टी में लेना, या तो एक समुदाय में एक पार्टी का वोट बेस दूसरे समुदाय को इंक्लूड करके बढ़ाना या कम ज़्यादा करना, ये खेल पिछले 70 सालों से चल रहा है। और हालांकि पिछले 50 सालों में जो हुआ है वो तो बहुत ही गंदा है।
फिर इसके बाद जब तीसरे इलेक्शन आते हैं तब भी ये प्रोसेस चालू रहती है। यहाँ पे कुछ नई पार्टी आती है तो पुरानी पार्टियों के बीच में अलायंस होते हैं, कुछ एक अलायंस टूटते हैं और हम आम जनता के अंदर बटे हुए बहुत सारे समुदाय फुटबॉल की तरह अलग अलग पार्टियों के द्वारा एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के तक किक मार के फेंके जाते हैं। हमारा सच बात बताऊं तो कुछ ऐसा कोई लाभ नहीं होता आम जनता का जो कि सही मायने में वाजिबी हो और हर एक समुदाय के लिए न्याय रूपी हो। और यही वजह है कि आज की तारीख में भी करीबन हिंदुस्तान आज़ाद होने के 70 साल के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर अच्छा खासा दलित वर्ग है जिसको अभी भी इक्वलिटी के राइट्स बहुत सारे गांवों के अंदर नहीं मिले हैं, या तो फिर बहुत सारी बार माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे इतने सारे दंगे हो चुके हैं कि बात मत पूछिए। बहुत सारे सांप्रदायिक दंगों के अंदर हम बहुत सारे लोगों की जाने भी गई है। तो रास्ता क्या होना चाहिए? रास्ता जैसे कि मैंने वो मेन वीडियो में बताया है कि राइट टू रिजेक्ट में थोड़ा वोटिंग होना चाहिए। मैं यहाँ पे ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। यहाँ पे हर एक कैंडिडेट आपको यदि वो ये प्रोसेस पूरी ठीक से समझनी है तो मैंने उसकी लिंक दी रखी है नीचे वीडियो के अंदर। सबसे पहले लिंक वही होगी। हर एक कैंडिडेट जैसे कि ये कैंडिडेट है, उसके सामने हर एक वोटर जब पोलिंग बूथ में जाता है तब कोई ना कोई हाँ या ना वाला बटन दबाएगा। यस, ग्रीन मतलब यस और नो, रेड मतलब नो। वैसा ही दूसरे कैंडिडेट के सामने होगा। और इसका बेनिफिट ये है कि हर एक कैंडिडेट, हर एक वोटर जो कि अलग अलग समुदाय में बटा हुआ है, उनके पास से मैक्सिमम हाँ लेने का प्रयास करेगा। और जब उसको मैक्सिमम हाँ लेना पड़ता है तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएंगे। यदि आज की तारीख में इलेक्शन हुए तो मान लो कि कुछ एक इलेक्शन हुआ, उसके अंदर कैंडिडेट नंबर 1 था, C1, उसको टोटल वोटर्स में से 25% ऐसे लोग थे जिन्होंने हाँ बोला, 25.1, और 68.9% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने उसके सामने नो बोला, ये बटन दबाया। ये दोनों का डिफरेंस पूरा, ये दोनों का टोटल करोगे तो पूरा 100 नहीं होगा, क्योंकि बाकी के कुछ एक लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इसके सामने कोई बटन नहीं दबाया था। हमें उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि कितने लोगों ने हाँ दबाया था और कितने लोगों ने ना दबाया था। हाँ वाले वोटर्स वोट काउंट्स में से नो वाले वोट काउंट को डिडक्ट करते हो तो जितने भी वैल्यू बनता है उसका नेट वोट होता है। और यही पूरी प्रोसेस के अंदर मजा है, यही पूरी प्रोसेस की ब्यूटी है कि आपको हर एक वोटर से आपको हो सके उतने यस वोट लेने हैं ताकि आपके नेट वोट जो है वो हाईएस्ट बने। जितने वोट ये कम होंगे उतने ही ये वोट ज्यादा होंगे, जितने वोट ये ज्यादा होंगे उतने ही ये वोट ज्यादा होंगे। वैसे ही कैंडिडेट नंबर 2 है, उनको कुछ 72.6% लोगों ने हाँ बोला था, 22.3% लोगों ने ना बोला था, तो उनके नेट वोट हो गए 50.3%। वैसे सातों कैंडिडेट के बारे में मैं थोड़ा आगे स्पीड फास्ट फॉरवर्ड करता हूं और फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद आपको मैं इसके एनालिसिस समझाऊंगा। यदि यहाँ पे देखोगे ये 2 रिजल्ट्स जिसके नेट वोट काफी हद तक अच्छे हैं एज कंपेयर टू दूसरे बहुत सारे कैंडिडेट्स के, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनको यस बोलने वाले लोगों की आबादी इनकी 72.6% थी और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 70% के आसपास थे। जब आपको 70% या 80% या 90% लोगों से आपको हाँ वाला वोट यानी कि ग्रीन बटन दबाना है, तब आप किसी भी जाति या समुदाय की फेवर में कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते, या तो किसी भी जाति या समुदाय के अगेंस्ट आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। जिस वक्त ये आप करेंगे तो बाकी का ऐसा समुदाय होता है, या तो सिंपल है कि दूसरे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इवन वही समुदाय के अंदर भी आप किसी को ज़्यादा प्रलोभन देते हो। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अभी मैं हर एक महिला को हर महीने 1000 रुपये दूंगा, तो वो महिला समुदाय के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, मैं इनके सामने नो दबाऊंगी, तो अगली बार ऐसी कोई ऑफर ही नहीं आएगी। ऑफर की बात छोड़िए, इवन मान लो कि कोई बनी बनाई सरकार है, वो भी किसी भी समुदाय के या जाति के फेवर में ज़्यादा काम नहीं कर सकती। जैसे ही वो काम करेगी तो दूसरी बार उनके अगेंस्ट सारे के सारे बाकी के समुदाय के लोग मैक्सिमम नो दबाना चालू करेंगे। जैसे ही मैक्सिमम नो दबाना चालू करेंगे तो इनके रिजल्ट कुछ या तो कुछ इस प्रकार के होंगे, या तो कुछ इस प्रकार के होंगे, या तो कुछ इस प्रकार के होंगे। कैंडिडेट को जीतने के लिए मजबूर करना होगा कि मैक्सिमम यस लेके आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से,
और कम से कम नो लेके आए, कम से कम लोगों से। और यही है कि हमारे यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स को खत्म कर देगा। और जिस दिन वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म होगी उस दिन के बाद आपको बताऊं तो मैं, जैसे अभी तो हम लोगों ने बहुत सारी बार देखा कि अभी भी बहुत सारे गांवों में दलितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर सुधार करने हैं, वो जरूरी है। माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। उनके साथ उनको जो भी प्राथमिक सुविधाएं देनी चाहिए वो भी कोशिश करेंगे कि हर कोई पार्टी करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस को माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय की मसीहा माना जाता है, या तो कांग्रेस के लिए मुस्लिम समुदाय काफ़ी हद तक एक बड़ा वोट बैंक है। और बहुत सारी बार वो उनको अपीज करने के लिए, उनको कंसोलिडेट करने के लिए हिंदू समुदाय के लोगों के इमोशंस जो होते हैं या तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते, ऐसा लगता भी है। तो वैसे केस में कांग्रेस यदि ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करे तो कांग्रेस ये किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाएगी, न सोच पाएगी, न बोल पाएगी। और यही चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स को रोका जा सकता है इस प्रकार की प्रोसेस से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो और जो मेन वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरी प्रोसेस को समझाया है वो आप हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिए। ये दोनों वीडियो के अगेंस्ट लाइक करिए और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आने वाले वीडियोस जितने भी बनाऊं वो आपको थोड़े से जल्दी से उसके बारे में जानकारी मिले। और मैं इस प्रकार के वीडियोस बना के किसी भी प्रकार की यूट्यूब से कमाई नहीं चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी यूट्यूब वीडियोस के अंदर एक भी ऐड ना आए, आपको ऐड फ्री एक्सपीरियंस मिले। मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस को लाइक करिए यदि आपको अच्छा लगता है। तो आपको किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट के अंदर पूछिए कि ये कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करेगा, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करेगा, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। मैं बहुत खुशी खुशी आपके हर एक सवालों के जवाब या तो उसी कमेंट के अंदर दूंगा या तो फिर नए वीडियोज़ में ला के दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।